गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। आज मेरा उद्देश्य है आप लोग के सामने में जो मैं लाइव हुआ हूं उसके बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो मैंने लाइव किया था, कैलेंडर के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक लीप ईयर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मैंने, जिसको कि बहुत सारे बच्चे लोगों को जरूरत थी और बच्चे तक मैंने वो चीजों को पहुंचाया। आज जो मेरा सेशन है वो है आपका टेस्ट सीरीज, जो सेशन 2 आ रहा है हमारा, उसका फ्री आज का जो डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन होगा, वो आज फ्री होगा आप लोग का। तो मैं उसी सेशन 2 के लिए आज मैं आपको कि किस तरह से सेशन 2 में मैं आपको 20-20 क्वेश्चंस का पर डे मंडे टू फ्राइडे डिस्कशन दूंगा, उसके बारे में है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज सेशन 2 हमारा आ रहा है। ठीक है, कब से सर आ रहा है? तो 1 सितंबर 2020 से आपका चालू होगा। मंडे टू फ्राइडे डेली डिस्कशन होगा। पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ एक दिन पहले अपलोड हो जाता है, शाम को या फिर सुबह तक अपलोड हो जाता है। वो आप अपलोड करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद शाम को जो टाइमिंग दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। टाइमिंग का जो शेड्यूल रहेगा 4:10 पीएम से 5:10 पीएम, इस एक घंटे में एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं कराता हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं, सेशन 1 में बहुत सारे बच्चे थे, वो लोग तो खैर, वो लोग को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं बार बार ये चीज कहता हूं और ये नवीन सर के द्वारा भी कहा गया है कि ये जो कोरोना काल है, नो डाउट एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे इफेक्ट ना हो। जैसा कि नवीन सर ने बताया, कोरोना को एक अवसर में तब्दील कीजिए। मैं हेल्प करने के लिए आपको तैयार हूं, प्लेटफॉर्म टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और हो भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, फंस करके, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स वे में सोचते हैं। क्योंकि इतना ना न्यूज चैनल देख लिए हैं, सब पॉलिटिक्स वे में चले जाते हैं। ठीक है, वो दूसरों को दोष देते हैं। तो जिनको जरूरत है वो फालतू के पॉलिटिक्स में ना पड़े। आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस समय में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको तो आप पीछे छोड़ दिए क्योंकि आप तो कंटिन्यू हो। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न का बैचेज, टेस्ट सीरीज सब स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो स्टेट का हो या टारगेट बैच टाइप का हो, एडवांस मैथ का हो, साइंस का हो, जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो या टेस्ट सीरीज हो। सब कुछ चालू कर दिया गया है आप लोगों की डिमांड पर। तो जिन बच्चों को जो भी जरूरत है वो सब आकर के जुड़े। अब जैसा कि नवीन सर ने बताया था कि बहुत सारे यहाँ पर भी एक्सपेंसेस हैं, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीजों को। जो सबसे नॉर्मल फी, जो सोच भी नहीं सकता है कोई, उस नॉर्मल फी पे स्टार्ट किया गया है। फिर भी कुछ बच्चों को परेशानी है। ठीक है, आप जरा सोच करके देखो कि आप अगर पटना में रह के पढ़ रहे होते तो ये दिक्कतें तो होती, आपको इससे ज्यादा खर्च करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। एकदम मिनिमम फी इसीलिए रखा गया कि बहुत सारे मेंटेनेंस हैं। आपको भी पता है कि आप भी अगर कोई अगर नॉर्मल सा भी अगर संस्था चलाते हो, नॉर्मल सा अगर कोई अगर शॉप भी चलाते हो, तो आपको पता है कि मेंटेनेंस में क्या होता है, नहीं होता है। तो उसके लिए, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो तो सेकेंडरी चीज हो जाती है। आपकी जो भी इशू है, मनी प्रॉब्लम तो रहा नहीं, क्योंकि सबसे मिनिमम फी पे उतना आप लोग बच्चे भी नहीं सोच। कुछ पेरेंट्स फोन करके रिव्यू दे रहे हैं कि आप लोग शिक्षा का महादान कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल भी आ रहा है कि नो डाउट, मैं भी बहुत ज्यादा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं कि सर इतना कम फी देने में भी शर्म आ रही है। ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपसे एक कनेक्शन जुड़ा रहे, बच्चों से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे, उस चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं रिस्क लेकर के। क्योंकि कोरोना सबके लिए, मेरे लिए भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं है। वो अटैक मेरे पे भी कर सकता है, किसी को भी अटैक कर सकता है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं और जितनी चीजें रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जितनी जरूरत होगी, हर एक चीज को आप तक पहुंचाया जाएगा और पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों, पढ़ाई से जुड़े रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खास करके टेस्ट सीरीज, आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप हर एक सब्जेक्ट से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप सब कुछ जोड़ो ही। आपको जो जरूरत है, सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, सारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं और होने वाले हैं। आपको जिस जिस चीज की जरूरत है वो सारा चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का नेट का इशू रहता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नेट खत्म हो जाता है। तो जब आप एक चीज ध्यान में दो कि जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो सबसे पहले तो नेट तो चाहिए ही होगा।
उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मुझे भी पता है कि नेट आपको ज्यादा चाहिए। नॉर्मली हम लोग 1 GB तक बहुत हो जाता, बच ही जाता था, लेकिन अभी तो आपको ज्यादा जीबी चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं मैं। सेशन 2 जो हमारा आ रहा है, ठीक है, जो हमारा सेशन 2 जो यहां पे आ रहा है, वो 1 सितंबर से क्लास चालू होंगे। मंडे टू फ्राइडे डेली डिस्कशन होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। एक चीज और कि सॉल्यूशन भी हम लोग दे रहे हैं। पीडीएफ का डिस्कशन तो होगा ही, पीडीएफ जाएगा, फिर उस पीडीएफ का सॉल्यूशन 1 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, और उसका डेली का डेली डिस्कशन भी होगा। टाइमिंग रहेगा 4:10 से 5:10। ठीक है, फी वैसे 100 रुपीज फी है मंथली, लेकिन ऑफर प्राइस में 50 रुपीज मंथली में आपको ये 20 सेट मिल जाएंगे। 20 सेट आपको मतलब ₹2.5 पर सेट आपको पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्बो चारों सब्जेक्ट का एक साथ परचेज करते हो, मैथ हो, रीजनिंग, साइंस और जीके, इन चारों का अगर एक साथ खरीदते हो तो ₹200 नहीं, आपको सिर्फ 150 पे करने होते। तो आपको जिस चीजों की जरूरत है, कम्बो लेना है, चारों चीज का कम्बो परचेज करो। सिर्फ साइंस चाहिए, साइंस परचेज करो। सिर्फ रीजनिंग चाहिए, रीजनिंग ले सकते हो। मतलब मैंने क्या बोला कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीज आप जरूर, लेकिन मेरा बस एक ही कहना है कि मैक्सिमम टाइम स्टडी पे दो। ये भ्रम में आप लोग ना रहें कि बहुत सारे बच्चे कोरोना है तो नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। 1-2 महीने शुरू के 1-2 महीने 3 महीने तक बच्चे स्ट्रगल किए, लेकिन अब हर कोई पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो आपको भी जुड़ा रहना होगा, क्योंकि कोरोना कभी तो खत्म होगा। एग्जाम जो भरे हैं आप, एग्जाम तो होगी, तय है। 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए, आज का जो सेशन होगा वो फ्री है आप लोगों का। एक और टेस्ट मैं लेकर के आऊंगा आप लोग का, 2 टेस्ट आप लोग का डिस्कशन फ्री है, आप लोग देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आज के पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, आप उसको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लो। जो डिस्कशन में 20 क्वेश्चन का करवाऊंगा, उसका पीडीएफ आपको नीचे वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से 20 क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लें। और आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, और आज का सेशन आपके सामने है, मैं जल्दी से ले आ रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और मैक्सिमम लोग लाइव हो जाइए। ठीक है, आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। आज 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से लाइव हो जाइए आप लोग, और हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबने डाउनलोड कर लिया? सभी बच्चे जल्दी जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। 1 से 3 में यहां पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, वो पहले बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक ये है, उसके बाद एक यहां पे रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इसी से सटा हुआ एक सर्कल भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये यहां से ये मैं कर देता हूं। ठीक है, हो गया। अब देखना है कि यहां पे बताओ कि ट्रायंगल किसको दिया हुआ है? टेनिस प्लेयर्स को। ट्रायंगल किसको इंडिकेट कर रहा है? जो टेनिस खेलने वाले हैं उसको। ठीक है, अब बताओ कि आयत किसको? हॉकी खेलने वाले को। किसको? हॉकी खेलने वाले को। और उसके बाद सर्कल किसको? शतरंज खेलने वाले को। किसको? शतरंज। चेस का मतलब क्या होता है? शतरंज खेलने वाले को। अब मैं नंबर पुट करता हूं, यहां पे नंबर क्या दिया हुआ है? 5, फिर 11, फिर 10, फिर 14, और फिर यहां पे 5। ठीक है, उसके बाद यहां पे है 13, 2, 3, 12। इधर आते हैं सर्कल के अंदर में तो 4, 15, 6। फिर यहां आते हैं तो 20 लिखा होगा, और यहां आते हैं तो 5। उम्मीद करता हूं कि मैं सारी चीजें यहां पे मैं इंडिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझाना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में होगा ही होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं,
अब बताओ कि शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले की संख्या। शतरंज का मतलब क्या हुआ? शतरंज का मतलब, सॉरी, यहां पे एक जगह पे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये हो गया सर्कल है शतरंज, क्योंकि आयत तो हॉकी हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हो। शतरंज और टेनिस, शतरंज का मतलब क्या हो गया ये, और टेनिस का मतलब क्या हो गया ये। तो शतरंज और टेनिस खेलने वाले की अगर मैं बात करूं तो ये रहा, ये जो इतना पार्ट है, यही ना हुआ कि जो दोनों खेलता हो, शतरंज भी खेलता हो और टेनिस भी खेलता हो। ये पांच और ये पांच को आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये शतरंज नहीं खेल रहे हैं। शतरंज का मतलब कि सर्कल और टेनिस का मतलब ट्रायंगल। तो इसके बीच में कितने लोग हो गए, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो 11 प्लस 10 प्लस 14 इक्वल टू 35। ये कौन हो गए, ये 35 लोग कौन है कि शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले, 11 10 और 14। उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। अब ये तो हो गया शतरंज व टेनिस दोनों खेलने वाले। अब जो शतरंज नहीं खेलता है, शतरंज नहीं खेलने वाले का मतलब इसको आप, इसके अंदर में जो भी आ रहा हो उसको छोड़कर, यही ना हुआ, क्योंकि ये सभी तो सर्कल के अंदर में जो भी आ रहा है वो तो शतरंज खेलता है। अब शतरंज नहीं खेलने वाले कितने हो गए, तो 5 5 10, 20 10 30 और 5 35। तो शतरंज नहीं खेलने वाले कितने लोग हैं बताओ। शतरंज नहीं खेलने वाले, शतरंज नहीं खेलने वाले कितने, 35। अब बताओ दोनों की तुलना में खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। दोनों क्या है, यह एक समान है। क्या बता रहा है, दोनों क्या है, एक समान है। तो पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। पहले का आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर है पहले का आंसर। फिर से समझो, वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं, मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, क्योंकि इतना ही पार्ट है जो दोनों चीजों को खेल रहा है, शतरंज को भी खेल रहा है और टेनिस को भी। टेनिस का मतलब तो ट्रायंगल के अंदर में, लेकिन 5 5 10 आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है वो शतरंज के अंदर में नहीं आता है। तो 11 10 21 14 35 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी, 35। अब कह रहा है शतरंज नहीं खेलने वाले से कितना अधिक है। तो शतरंज नहीं खेलने वाले ये सभी जो है वो तो शतरंज खेल रहे हैं। अब बच जो गया, तो बच कौन गया, 20 5 5 और 5, टोटल कितना होता है 35, जो शतरंज नहीं खेलता है। तो दोनों क्या है, दोनों जो है वो एक समान है। तो हमारा आंसर क्या चला गया, सी। क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि अगले पेज पे है दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं अगले पेज पे जाता हूं तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि इसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने में होगा और मैं पढ़ भी दे रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जिसने पीडीएफ अपलोड नहीं किया है कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। तो हॉकी के खिलाड़ी मतलब सबको काउंट करना है। हॉकी के खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ, हॉकी के खिलाड़ी मतलब इसके अंदर में जितने भी आ रहा है। तो हॉकी के खिलाड़ी कितना हो गया, जोड़ लो आप, 5 2 7 3 10 10 20 20 40 और 15 55। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, हॉकी के खिलाड़ी का अनुपात किससे पूछ रहा है, शतरंज से। आप अगर काउंट करके बताएंगे कि हॉकी कितने हैं, तो हॉकी का मतलब यही हुआ ना। तो 5 2 7 3 10 10 20 20 40 और 15 कितना हो गया, 55। अब इसका अनुपात किसके साथ, शतरंज खेलने वाले से। तो शतरंज का मतलब तो सर्कल के अंदर में जो भी आएगा इन सबको काउंट कर लेते हैं। तो 6 4 10 और 15 25, 25 10 35 और ये दोनों मिलकर के 25 हो गया। तो 35 और 25 कितना हो गया, 35 और 25 60। 60 के बाद यहाँ पे 12 और 13 25 85 और 3 2 5 90। आप अगर ठीक से जोड़ोगे, अगर सर्कल के अंदर में टोटल कितने हैं, तो यकीन मानिए टोटल 90 आएगा। अब अगर 5 से काटते हैं तो 11 और 5 से काटते हैं तो 18, मतलब 11 अनुपात 18। तो बताएंगे आपकी आंसर क्या होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या चला जाएगा, 11 अनुपात 18, मतलब कि सी नंबर आंसर चला जाएगा। कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं कि तीसरा क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहां देखिएगा, कह रहा है वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। तो वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी नहीं है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा पार्ट, तो
तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, इसके अंदर में जितना भी आ रहा है उसको आपको नहीं लेना है। बाकी टेनिस के खिलाड़ी कितने हैं तो इसके अंदर में नहीं लेना। टेनिस का खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ ये, लेकिन 10 को तो आप नहीं ले सकते थे। टेनिस खिलाड़ी ऐसे कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 11, 10 को तो नहीं ले सकते ना, प्लस 14 और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। जोड़ के देख लो, 14 11 25 और 10 35। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी। क्लियर है ये 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को बोलते हैं हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसको शॉर्ट में डीआई भी बोलते हैं। मैथ से लिया गया कंसेप्ट है ये। तो डीआई पहले भी रीजनिंग में आता था, लेकिन सिंगल क्वेश्चन और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। अब वो थोड़ा सा कैलकुलेशन देता है, यही अगर इसमें ज्यादा कैलकुलेशन दे देगा मैथ का डीआई हो जाएगा। ठीक है, तो बस देख करके आंसर करना है, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों सब? हम लोग बढ़ते हैं, 1 से 3 क्लियर, चौथे पे आते हैं। एक का भी आंसर सी, दूसरे का भी आंसर सी, और तीसरे का आंसर डी। क्लियर है? चलो फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, मतलब 4 से 6, 4 से 6 पे आते हैं। इसका भी क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि सब आज का सेशन में इसीलिए ले आया हूं कि लेवल पे, कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन किस लेवल तक पूछ सकता है, तो उस लेवल तक पूछ सकता है। ब्लड रिलेशन की बात करें तो इस लेवल का ब्लड रिलेशन, इसको ब्लड रिलेशन का पजल बोला जाता है। और आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे बनते हैं ये क्वेश्चन। बहुत आसान है क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 व्यक्तियों के एक परिवार में, व्यक्ति कितने हैं, 6, 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 3 पुरुष है, और नाम भी दे दिया कि लोकेश, मानव और नीतीश। ये तीनों क्या हैं, पुरुष, एवं 3 महिलाएं, रानी, सविता तथा तन्वी। मतलब कि 6 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसमें 3 पुरुष है, मानव, नीतीश एवं लोकेश, और 3 महिलाएं हैं, रानी, सविता और तन्वी। यह 6 व्यक्ति वास्तुकार हैं, वकील हैं, सीए हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। मतलब परिवार में 6 व्यक्ति और सभी का अलग अलग प्रोफेसर, लेकिन इस क्रम में नहीं था। अब आपको पढ़ करके एक डायग्राम बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है, और आगे जो 4 से 6 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए जरा, पहला लाइन कह रहा है, इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 व्यक्ति अविवाहित। 2 विवाहित जोड़े का मतलब 4 आदमी हुआ कि नहीं, और बचा हुआ जो 2 है वो अविवाहित है, मतलब उसका विवाह नहीं हुआ है। पहला लाइन कह रहा है, नीतीश रानी का पति नहीं है। जो निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसको आप बाद में देखेंगे। नीतीश जो है रानी का पति नहीं है, ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि डॉक्टर का विवाह वकील के साथ हुआ है, रानी के दादाजी प्रोफेसर है। मतलब रानी के दादाजी प्रोफेसर है, मतलब कि 3 जनरेशन में पीढ़ी जा रही है। तो हम यहीं से उठाएंगे कि 3 जनरेशन का पता चल रहा है कि रानी के दादाजी जो है वो प्रोफेसर है। मान लो कि ये रानी है, अब इनके दादाजी, पापा और पापा के पापा, मतलब कि ये, तो रानी के दादाजी कौन है, ध्यान से देखिएगा कि रानी के दादाजी प्रोफेसर है। मतलब यहां पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा। क्लियर है, रानी के दादाजी प्रोफेसर है। अब कह रहा है कि डॉक्टर का विवाह वकील के साथ हुआ है, छोड़ दीजिए। मानव ना तो लोकेश का पुत्र है और ना ही वास्तुकार या प्रोफेसर है। फिर कह रहा है कि वकील तन्वी की पुत्रवधू। एक बात बताओ, जब हम लोग परिवार बनाते हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 विवाहित जोड़े आपको क्या लगता है, एक विवाहित जोड़े यहां पे होना चाहिए कि नहीं? मतलब एक पति पत्नी यहां पे और एक पति पत्नी यहां पे, और नीचे जो हो जाएगा वो एक बच्चों का पीढ़ी हो जाएगा। नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बच्चों की पीढ़ी हो जाएगी कि नहीं, 2 विवाहित जोड़। अब इस लाइन को पढ़िए, तो वकील तन्वी की पुत्रवधू है, इसका मतलब कि हम यहां पे तन्वी को डाल सकते हैं। अब वकील तन्वी की पुत्रवधू है, तो इसका मतलब यह कौन है, वकील है। देखो सब अटैच होता चला जाएगा। तो आपने इस लाइन को बैठा लिया और एक इस लाइन को बैठा लिया। ठीक है, नीतीश तन्वी का
पुत्र है तथा इंजीनियर का पिता है। अब नीतीश कौन है? तन्वी का पुत्र है, मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपको नीतीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहां पे? नीतीश। नीतीश तन्वी का पुत्र है तथा इंजीनियर का पिता है। अब इंजीनियर का पिता है तो दो बच्चे तो होंगे जो अविवाहित होंगे। अब इंजीनियर यहां पर भी हो सकता है और इंजीनियर यहां पर भी हो सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है इंजीनियर के पिता। चलो, फिर कह रहा है लोकेश का विवाह सीए के साथ हुआ है। एक बात बताइए कि लोकेश का विवाह सीए से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपको लोकेश। लोकेश का विवाह किसके साथ? सीए के साथ। तो ऊपर का लाइन तो क्लियर कि लोकेश का विवाह सीए से हुआ है। चलो क्लियर। अब बचा हुआ क्या सब रह गया कि नीतीश रानी का पति नहीं है, तो वैसे भी तीन लड़कियां थी, तन्वी हो गई, रानी हो गई, तो यहां पे क्या हो जाएगी? सविता हो जाएगी। तीन ही लड़की है। अब लोकेश नीतीश, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लोकेश हो चुका, नीतीश हो चुका, तो बचा कौन है? मानव बचा हुआ। अब कौन सा लाइन छूटा हुआ है कि नीतीश रानी का पति नहीं है? क्लियर हो चुका। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? ये एक डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, सब अटैच कर गया। डॉक्टर का वकील के साथ हुआ है। रानी के दादाजी प्रोफेसर हैं, हो चुका है। मानव ना तो लोकेश का पुत्र है और ना ही वह वास्तुकार या प्रोफेसर है। अब बताइए कि यह वास्तुकार नहीं होगा तो वास्तुकार कहां हो जाएगा? अटैच कर गया कि मानव जो है लोकेश का पुत्र नहीं है तो नहीं है, और ना ही वो वास्तुकार है और ना ही प्रोफेसर। तो प्रोफेसर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब यह वास्तुकार नहीं है, तो वास्तुकार मतलब कि रानी। अब जो नीतीश जो डॉक्टर का पिता था, सॉरी इंजीनियर का पिता था, यहां पे क्या हो जाएगा? इंजीनियर। हो गया ना? सेट हो गया ना? एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक है? कुछ बच्चे को दिक्कत हो गई। जैसे एक हमको क्लू मिला यहां पे कि रानी के जो दादाजी हैं वो प्रोफेसर है, इससे हमको ये पता चला कि तीन जनरेशन की पीढ़ी है, दो विवाहित जोड़े हैं, तीन पुरुष है, तीन महिलाएं हैं। देखो कैसे कनेक्ट किया। तो मैंने यहां पे बैठा लिया रानी को, ध्यान से देखना, मैं फिर से बैठा करके दिखा रहा हूं, ठीक है? यहां पे मैंने बैठा लिया रानी को। अब रानी के दादाजी, दादाजी का मतलब क्या? पिता और पिता। अब ये प्रोफेसर है तो मैंने यहां पे प्रोफेसर बैठा लिया, एक लाइन शुरू कर दिया। फिर कह रहा है कि वकील तन्वी की पुत्रवधू है। जब तीन जनरेशन की पीढ़ी गई है और दो मैरिड कपल दिखा रहा है तो ज्यादातर चांस बनता है कि ऊपर के दो, तो मैंने दो मैरिड कपल को यहां पे दिखाया, ठीक है? अब ये दादाजी हैं तो यहां पे दादी होगी। अब तन्वी की पुत्रवधू कौन है? यहां पे वकील तन्वी की पुत्रवधू है, वकील मैंने यहां पे बैठा लिया, और यहां पे क्या बैठाया मैंने? तन्वी। तन्वी की पुत्रवधू वकील हो गई। नीतीश तन्वी का पुत्र है, चलो नीतीश क्या हो गया? अब जैसे ही तन्वी को बैठाए तो नीतीश भी बैठ गया कि नीतीश तन्वी के का पुत्र है, नीतीश तन्वी का पुत्र है तथा इंजीनियर का पिता है, ये भी हो गया, इंजीनियर का पिता है। फिर कह रहा है कि लोकेश का विवाह सीए से हुआ है, तो विवाह वाले तो यही दो जगह है। अब लोकेश का विवाह सीए से हुआ है तो ये तो नीतीश है, तो लोकेश कहां पे? यहां पे। उसका विवाह किसके साथ? ये, तो लोकेश यहां पे बैठ गया। अब बताओ, दो लड़के हो चुके लोकेश और नीतीश, तो मानव कहां चला आया? यहां पे। अब दो लड़कियां हो चुकी है रानी तन्वी, तो बच कौन गई? सविता। और आराम से मैंने बैठा लिया। प्रोफेशन के बारे में ये दिया हुआ था कि मानव ना तो लोकेश का पुत्र है और ना ही वह वास्तुकार या प्रोफेसर है। तो मानव अगर प्रोफेसर नहीं है तो हो चुका प्रोफेसर। अब ये वास्तुकार नहीं है तो वास्तुकार कौन हो जाएगी? रानी। अब जो ये इंजीनियर का पिता था तो यहां पे इंजीनियर हो गया, सेट हो गया, क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे आखिर क्या पूछ रहा है, 5 क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति अविवाहित हैं? तो दो व्यक्ति अविवाहित कौन कौन है? एक तो रानी और एक मानव, मतलब रानी और मानव अविवाहित। किस ऑप्शन में दिख रहा है ये बताओ आप? तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? पांचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है कि तन्वी मानव से किस प्रकार संबंधित है? तो बताओ कि तन्वी जो है आखिर मानव से किस प्रकार संबंधित है? तो तन्वी मानव की कौन हो गई? तो मानव के पिता की मां है, मतलब कि दादी। क्या हो गई आंसर? दादी हो गई, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन विवाहित जोड़ों का सही युग्म है?
तो विवाहित जोड़े कौन कौन? लोकेश, तन्वी, नीतीश और सविता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो लोकेश, तन्वी और नीतीश, सविता, ये दोनों क्या है? मैरिड कपल है। हो गया ना क्लियर? समझ गए? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इस क्वेश्चंस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, फिर बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर 6 के बाद 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7 से 9 इस टाइप के क्वेश्चंस का भी बहुत डिमांड है। मैंने डेमो में भी करवाया, टेस्ट में भी करवाया, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 3 प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियां संचालित करता है। तो पहले ही क्लियर कर दिया कि 3 तरह की है, बास्केटबॉल, क्रिकेट व फुटबॉल। मैंने इसमें बोला था एक ट्रिक है इसका कि पहले कभी भी केवल या टोटल वाले को मत लीजिए, कॉमन वाले को लीजिए। अगर 3 चीजें हैं तो पहले ढूंढो कि क्या तीनों के बारे में दिया हुआ है, तो पहले ढूंढो क्या दिया हुआ है। अगर हम देखें, देखिएगा, पहला लाइन कह रहा है कि 120 छात्र है। एक इंफॉर्मेशन है कि टोटल कितने छात्र हैं? 120 छात्र हैं। 70 छात्र बास्केटबॉल, केवल बास्केटबॉल तो नहीं बोला है ना। 70 छात्र बास्केटबॉल का मतलब कुल खिलाड़ी जो बास्केटबॉल के हैं वो 70 होने चाहिए। 73 क्रिकेट के और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट, 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल, मतलब ये दोनों कॉमन वाले हैं। 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो मैंने क्या किया, ये बना लिया। किसी एक को मैं बास्केटबॉल मान लिया, चलो इसको मैंने बास्केटबॉल मान लिया, इसको मैंने क्रिकेट मान लिया और इसको मैंने फुटबॉल मान लिया। क्या मान लिया? सॉरी, फुटबॉल मान लिया। ठीक है। अब 8 छात्र जो हैं वो क्या बता रहा है कि 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया? 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं, मतलब 25 कहां पे हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट। अब हमको ढूंढना है कॉमन वाले, है ना। अब उसके 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी भी खेल में नहीं। अब इंफॉर्मेशन क्या है? 120 में से 70 छात्र बास्केटबॉल, तो याद रखिएगा कि बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 70। 73 क्रिकेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? 73 क्रिकेट होना चाहिए और 45 क्या होने चाहिए? तो 45 जो है वो फुटबॉल होने चाहिए। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट, मतलब बास्केटबॉल और क्रिकेट का मतलब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? इसका वैल्यू 37। यही नहीं कह रहा है कि 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट, मतलब बास्केटबॉल ये हो गया और क्रिकेट ये, इसकी वैल्यू 37 में से अगर ये 8 है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 29। क्या हो जाएगा? 29 8 37 हो गए। फिर आगे पढ़िए, 20 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल ये मतलब इस पार्ट की वैल्यू वो कितनी बता रहा है? 20। 20 में से अगर ये 8 तो ये कितना हो गया? 12। देखिए तो 12 8 20 हो गया, 29 8 37 हो गया, 12 8 20 हो गया। अब 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में। अब एक बात बताइए, ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना होना चाहिए? 73। तो अब एक सिर्फ यही बचा हुआ है, तो सबको जोड़ करके 73 से घटाएंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा कि नहीं? चलिए जोड़ते हैं। तो 29 और 8 37 और 25, 37 और 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 62। तो बचा कितना? 11। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 29 8 37 5 42 और 20 62। 73 से कितना कम है? 11। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 11। अब ये टोटल कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। 45 में से 12 8 20 और 11 31 हो गया, तो बचा कितने? 14। देखिए तो टोटल 45 हो गया, मैच कर गया डाटा। अब ये टोटल कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। 70 में 12 8 20 और 29 49, बचा कितना? 21 हो गया। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब आप तीनों क्वेश्चंस बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो क्या कह रहा है? कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं?
अब आइए, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल का मतलब और किसी में शामिल नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ बास्केटबॉल वाले हैं कितने, 21 हैं। ऑप्शन क्या हो गया, सी। 7 नंबर तो बन गया। आठवें क्वेश्चन की अगर बात करो आप, तो आठवां क्वेश्चन मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, कितने छात्र सिर्फ किसी एक ही खेल में भाग लेते हैं, तो सिर्फ एक ही का मतलब 21 प्लस 25 और प्लस 14। तो 21 और 14 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना है आपको, 21 प्लस 14 और प्लस 25, क्योंकि यही तीनों है जो सिर्फ एक ही खेल में भाग लेता है। 29 तो दोनों में भाग ले रहा है, 12 दोनों में भाग ले रहा है, 11 दोनों में भाग ले रहा है और 8 तीनों में। तो हमसे पूछ रहा है केवल किसी एक खेल में भाग लेने वाले की संख्या, तो 21 और 14 कितना हो जाएगा, 35 और 25 इज इक्वल टू 60। तो ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन की बात करें तो 8 नंबर में ऑप्शन डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो 9 नंबर पूछ रहा है कि कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं, तो सिर्फ फुटबॉल का मतलब 14। तो सिर्फ फुटबॉल का मतलब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, बी नंबर, मतलब 7 का आंसर सी, 8 का डी, 9 का बी। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाने पे 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7 से 9 हो चुका है, आपको मैंने बता दिया है। 10 से 12 सिटिंग एजमेंट का क्वेश्चन है। हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय, मतलब षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल, जिसको 6 बोलते हैं। तो कह रहा है 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोणीय, षटकोण का मतलब होता है ये 3 3 5 और 6, इसको षटकोणीय बोला जाता है ना। अब इसके सभी मेज के गिर्द बैठे हैं, मतलब कोई एक पर्सन यहां बैठा हुआ है, कोई एक यहां, 3 3 6 लोग ऐसे। लेकिन मैं कह रहा हूं इसको बनाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 12 पूछ रहा है, आप 6 बोल रहा है, 4 हो गया, 6 हो गया, हो गया। ठीक है, गिर्द बैठे, प्रत्येक के कोने पर बैठा है, सभी के मुख केंद्र की ओर है, हर एक का मुख किधर है, केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर दोस्त क्या होता है कि जब केंद्र की तरफ सारे पर्सन का मुख होगा, तो क्या होता है ना कि घड़ी की दिशा में बाएं होता है और विपरीत दिशा में दाएं होता है, उल्टा हो जाता है। जो आप डायरेक्शन में पढ़ते हैं उसका उल्टा हो जाता है, घड़ी की दिशा में बाएं होता है और विपरीत दिशा में दाएं होता है। ठीक है, पहला लाइन क्या कह रहा है उस पे आते हैं। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। प्रेम कहां, तो उत्कर्ष के बाएं, तो सबसे पहले किसको बैठाना जरूरी है, सबसे पहले उत्कर्ष को बैठाना जरूरी है। ठीक है, मान लो कि ये रहा उत्कर्ष। अब प्रेम कहां बैठा हुआ है, तो उत्कर्ष के बाईं ओर और दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। तो उत्कर्ष का बायां क्या होगा, अभी मैंने बताया बायां का मतलब घड़ी की दिशा, मतलब यहां से इधर, और दूसरे नंबर पे तो 1 और 2। उत्कर्ष से बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, प्रेम। चलो पहला लाइन हम लोगों ने बैठा लिया। दूसरा लाइन कह रहा है काजी, ऋत्विक और सनी, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ, काजी अगर ऋत्विक का भी पड़ोसी है और सनी का, मान लो कि मैं आपका और आपके मित्र का पड़ोसी हूं, मतलब मैं आप दोनों के बीच में हूं। जब 3 लोग आपस में पड़ोसी होते हैं तो कोई एक को बीच में रहना पड़ता है। तो कौन पड़ोसी है, तो काजी पड़ोसी है किसका, ऋत्विक और सनी दोनों का। अब बताइए, तो वो तीनों तो यही ना हो सकता है, और कहीं चांस है, तो इसका मतलब कि काजी फिक्स है कि यहीं पे बैठेगा। अब काजी के बगल में ऋत्विक या तो यहां हो जाएगा या तो सनी, उसी तरह से ऋत्विक यहां हो जाएगा या सनी। तो बच कौन गया है, तो बच गया है टीनू। अब टीनू इसका मतलब यहां पे हो जाएगा। सर फिर से इसको, कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं। अब देखो कि काजी जो है ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, तो मतलब काजी को आप यहीं बैठा सकते हैं, तब ना वो ऋत्विक और सनी का पड़ोसी होगा। यहां बैठा सकते हैं क्या आप, नहीं।
काजी को यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि ऋतिक और सनी का पड़ोसी नहीं होगा। काजी को आप यहां नहीं बैठा सकते, ऋतिक और सनी का पड़ोसी नहीं होगा। एक ही जगह बच गया कि काजी यहीं होगा, और ये ऋतिक सनी का पड़ोसी है, तो या तो ऋत्विक यहां होगा तो सनी यहां होगा, और अगर ऋत्विक यहां होगा तो सनी यहां होगा। तो उसके लिए लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है, टीनू सनी के बाईं ओर। तो अगर सनी को यहां बैठाते हो तो यहां से तो दाएं हो जाएगा, मतलब कि सनी को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी ना बाएं दूसरा होगा, और ऋत्विक कहां हो जाएगा, यहां पे। बस हो गया, बन गया, बन गया ये अरेंजमेंट। इस पे 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कौन टीनू के सामने की ओर बैठा हुआ है। तो बताओ कि टीनू के सामने कौन बैठा हुआ है। टीनू के सामने कौन बैठा हुआ है, काजी। टीनू के सामने कौन बैठा हुआ है, तो काजी बैठा हुआ है। इसका मतलब आपको आंसर क्या करना है, बी। 11 नंबर क्वेश्चंस अगर आप लोग अपलोड कर लिए हैं तो आपके पास होगा, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। काजी के बाईं और चौथा व्यक्ति कौन है। तो काजी के बाएं, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा, चौथा व्यक्ति तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति, मतलब प्रेम है। कौन है वो, प्रेम। ऑप्शन से देख के बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। लास्ट एक 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसी में निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेम के पड़ोसी हैं। तो प्रेम का पड़ोसी एक टीनू हो गया और एक ऋत्विक हो गया, मतलब टीनू और ऋत्विक, टीनू और ऋत्विक किसी ऑप्शन में है, जी हां, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, सिंपल था। ये दोनों को बैठाया पहले, फिर ये तीनों सेट हुआ, ए सेट हुआ, तो तीनों एकमात्र यहां बच गया। जैसे ही बोल दिया सनी के बाईं ओर, सेट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं। तो शुरू किए 4 क्वेश्चंस मैंने बंचेज में रखे थे, 3-3 का बंच, तो 12 क्वेश्चन हो गया। 4 सेट हम लोगों ने देखा, सेटिंग एजमेंट हमने देखा, वेन डायग्राम का पजल देखा, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखा, है कि नहीं, और उसके बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आपके सेट में है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल में क्या करना है। आगे बढ़े दोस्त, चले फिर 13 नंबर क्वेश्चन में आपको यहां पे एक कथन दिख रहा होगा, नीचे 2 धारणाएं दिख रहे होंगे, है ना। इस कथन के अकॉर्डिंग कौन सा धारणा सही है आपको ये पता करना है। तो कथन जब भी लॉजिकल सेक्शन बनाते हो, चाहे वो आप कथन निष्कर्ष बना रहे हो, कथन धारणा बना रहे हो, कार्यवाही बना रहे हो, या फिर आप कॉज एंड इफेक्ट कोई भी सेक्शन बना रहे हो, तो कथन को सबसे पहले समझना जरूरी है कि कथन को अगर 100% नहीं भी समझते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उसके भाव को समझना है। हर एक चीज को बच्चे समझने लग जाते हैं, वहीं पे गलती कर देते हैं, एक एक शब्द को निचोड़ने लग जाते हैं। लॉजिकल है, निचोड़ने की जरूरत नहीं है, भाव को समझिए, कथन आखिर क्या कह रहा है, उस पे निष्कर्ष क्या हो सकता है, धारणाएं क्या हो सकती है, एक शब्द आपको एक्शन क्या हो सकता है जिसको हम लोग कार्यवाही बोलते हैं। तो कथन के भाव को समझ, एक एक चीज को समझ पाना हो सकता है कि आसान हो, कुछ बच्चे को दिक्कत हो रही होगी ना कथन को समझने में, तो कथन 100% समझने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने का मतलब क्या होता है, भाव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज को ज्ञान करते हैं। जैसे हम लोग पूरी 3 घंटे की मूवी देखते हैं, उसका एक निचोड़ निकालते हैं कि इसमें स्टोरी क्या था, शॉर्ट स्टोरी बनता है ना, मगर मूवी तो पूरा का पूरा मूवी समझ में आ गया है, लेकिन उसके भाव को समझना, एक एक मूवी का पार्ट हम लोग ध्यान में रखते हैं, नहीं रखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिएगा, सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर, ध्यान से देखिएगा, सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जो हमारा नेचुरल जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी नेचुरल चीजें होती, चाहे हवा हम लोग ज्ञान करते हैं, पानी, चाहे कोई खाद्यान्न हो गया, खाने की चीजें हो गई, घास फूस, जितनी भी चीजें होती है हमारे जो जरूरत की चीजें होती है, वही कह रहा है कि सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। आपको भी पता है कि जीव जंतु, पौधे,
जानवर, ये सारी चीजें क्या होता है कि जो हमारे ये सभी सम्मिलित रूप से सब मिक्स होकर के हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने में काम सहयोगी होते हैं ना। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है और जैव विविधता का मतलब कि जो सभी को जो जरूरत की चीजें होती है वो, ठीक है, अंग है उसके, वो अंग है, ठीक है, सब एक दूसरे, जिसको कि हम लोग परजीवी बोलते हैं, इससे वो कनेक्ट है, उससे वो कनेक्ट है, उससे वो कनेक्ट है ना, सब चीजें की। तो पहला कह रहा है कि भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर। चलो यहां तक तो ठीक है कि भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर। वृक्षों की रक्षा कर रहा है मतलब पर्यावरण को बचाने का प्रयास है, लेकिन आगे क्या दे दिया है, पर्यावास को निर्मित अथवा संरक्षित करना। पर्यावास का मतलब होता है हैबिटेट सेंटर। अब मान लीजिए कि अगर महत्वपूर्ण सड़क बनने जा रहे हैं, अब किसी को रहने के लिए घर नहीं है, घर बनने जा रहे हैं, तो आखिर वो भी तो कर जरूरत की चीजें हैं। अब उसके लिए अगर पेड़ काटना पड़ रहा है तो हम पेड़ उगाएंगे कहीं पे, ये चीज हो सकता है। लेकिन ये कह दिया कि पर्यावास मतलब आप वहां से छोड़ करके कहीं और बस जाइए, रोड यहां छोड़ करके कहीं और बना लीजिए, तो ये चीजें तो गलत हो जाएंगी ना। तो पहला चीजें गलत हो गई, धारणा पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मतलब कि जैव विविधता की जो सुरक्षा होती है, चाहे पेड़ पौधे हो, पानी का बचत हो गया, खाद्यान्न का बचत हो गया, जंतुओं का बचत हो गया, जीव जंतुओं का बचत हो गया, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मतलब मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसका रक्षा करें। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है, और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के एक अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। मान लो कि जीव जंतु हैं या पौधे हैं, अगर धरती पर से सारे पौधे खत्म हो जाएं, सारे जानवर खत्म हो जाएं, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊर्जा का जो प्रवाह है एक अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। जो हमारा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किसी न किसी एक को वो जरूर क्षति पहुंचाएगा। मतलब कि दूसरा बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्या कहेंगे कि केवल अवधारणा दो, मतलब कि सी नंबर आंसर। क्लियर है। पहला इसीलिए गलत हो गया कि चलो एक चीज को तो वो रक्षा कर रहा है, लेकिन आखिर इंसान भी दूसरी जगह जाकर के बस जाए, ये भी पॉसिबल। हाँ, इंसान ये कर सकता है कि पेड़, दो पेड़ काटा, चार पेड़ आप लगा लो, ये कर सकते हैं हम लोग। हम लोग जैसे पेड़ अगर काटते ही हैं, ठीक है, तो पेड़ लगाओ भी, तभी तो होगा। अब मान लो कि यहां से रोड बनना बहुत जरूरी है, तो उस बीच में अगर पेड़ आएंगे तो कटना ही है। लेकिन क्या होना चाहिए कि उसी सड़क के बीचों बीच एक पेड़ बना देते हैं, आजकल जो चीज होता है, ताकि वो चीजें बैलेंस हो सके। मतलब कहने का मतलब, पूरे भाव का मतलब एक ही है कि हमारी चीजें बैलेंस वे में होनी चाहिए। हर एक का इंपॉर्टेंस है इस ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है इसका, इस तरह के इमेज को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण, या फिर वर्टिकल मिरर, मतलब कि समतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इसका इमेज क्या बनेगा, देखिएगा क्या दिया हुआ है। यहां पे सर्कल है और यहां पर भी सर्कल है, यहां पे स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसका इमेज बनाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि इसका इमेज जो बनेगा ऐसा ही बनेगा, सर्कल। क्यों, क्योंकि बाएं दाएं चेंज होगा। तो मैंने बाएं ये वाले पार्ट को उधर कर दिया और ये वाले पार्ट को इधर कर दिया। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट यहां पे दिया हुआ है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट यहां पे दिया हुआ है इसमें, ये तो अब इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। ये वाला जो पार्ट है वो किधर आ जाएगा, इधर। तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये ऐसे है तो सीधा ऐसे हो जाएगा। ये वाला लाइन भी ऐसे हो जाता है जब बाएं दाएं चेंज होता है, तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि इस सर्कल को आधा करके ये किया हुआ है ना, तो ये सर्कल भी जो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आधा तो है ही। अब ये जो बाईं तरफ वाला है वो दाएं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बाकी ये दोनों पार्ट बाएं के दाएं चला गया। किसमें दिख रहा है, फिगर नंबर ए में, ऑप्शन ए। तो 14 नंबर का आंसर क्या चला गया, ए। ओके बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, सिर्फ ये जो वर्टिकल में बाएं दाएं चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता। तो जो चीजें बाएं हैं वो दाएं हो जाएंगी, और जो बाएं हैं दाएं है वो बाएं हो जाएगी। वही मैंने किया और ये फिगर निकल करके आया। ओके,
निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, है ना। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। जैसे कि आपको एक चीज तो पता होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसको बीच से हाफ किया गया है। उसके बाद 1 2 3, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। फिर ये चीजों को अटैच किया गया है। तो अगर हम पहले इसमें ही काउंट कर लें कि कितने हो गए, तो आपको मैंने बताया था कि जब वर्ग काउंट करना है तो ये काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4। रो कितना हो गया, 4, और कॉलम कितना है, 2। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 4 गुना 2 प्लस एक एक घटते जाना है, 3 गुना 1। एक आ गया तो रुक जाना है, तो एक आ गया रुक गए, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11। मतलब कि इतने फिगर में कितने हैं, 11। अब इसके बाद आपके साथ क्या जुड़ रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है ये वाला डायग्राम, आपके साथ जुड़ रहा है ये वाला डायग्राम। 11 तो समझ गए, 11 मतलब इस बड़े वाले में। तो आपको पता है कि इस टाइप का अगर डायग्राम बनता है तो 5 वर्ग निकल करके आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 5 यहां पे और 5 यहां पे, तो 11 में 10 जुट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 21 वर्ग हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक पे देखो, जब रो कॉलम समान होता है, जैसे अगर ये 4 है ये भी 4 होता, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते डायरेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन ये रो 4 है और कॉलम मगर 2 ही है, देख लो 1 2, तो 4 गुना 2, फिर दोनों में एक एक घट जाएंगे। 3 गुना 1 तब तक घटना है जब तक कि कोई एक एक ना आ जाए। तो यहां तो एक आ गया तो रुक गए हम, तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 3 11, फिर 5 5 10 जुट गया 21। ऑप्शन सी। एक एक करके काउंट नहीं करना है, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी, छूट सकता है कोई भी। फिर देखो साइलोरिज्म का, कि कोई भी ग्लास पैडल नहीं है। मान लो कि एक ग्लास है, अब कोई भी ग्लास पैडल नहीं है, कोई भी ग्लास पैडल नहीं है और सभी पैडल ब्रेक। अब सभी पैडल क्या है, ब्रेक। डायग्राम तो बन गया। अब इस पे 2 या 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपको पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष आखिर इसमें से सही होगा। ठीक है, 16 नंबर बता रहा हूं। तो पहला क्या कह रहा है कि सभी ब्रेक पैडल है। अब बताओ कि क्या सभी ब्रेक पैडल है, नहीं, क्योंकि अगर सभी ब्रेक पैडल होता तो ये तो ब्रेक हो गया और ये पैडल, तो सभी ब्रेक पैडल तब होता जब ब्रेक पैडल के अंदर में होता, ऐसा नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहे हैं, कुछ ब्रेक पैडल है। हाँ, कुछ ब्रेक पैडल है बोल सकते हैं, सभी ब्रेक पैडल है नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ब्रेक पैडल है बोल सकते हैं, दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है वो देखिएगा, कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, कोई भी ब्रेक गिलास नहीं। अच्छा, कोई भी पैडल गिलास नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ब्रेक गिलास नहीं है। इसको समझने के लिए एक चीज समझ लो आप, मान लो कि ये पटना है और ये मथुरा है, तो निगेटिव किसके बीच में है, पटना और मथुरा के बीच में। मतलब पटना वाले मथुरा नहीं जा सकते और मथुरा वाले पटना नहीं आ सकते, लेकिन ये पटना वाला यूपी में और कहीं तो जा सकता है ना। इसका मतलब, और ये जो इसके जो यूपी वाले, बाहरी यूपी वाले हैं, वो तो पटना आ सकता है ना। तो हम ये कैसे कह देंगे कि ये नहीं आ सकता। तो वही ये कह रहा है कि कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, मतलब ये गिलास नहीं आ सकता। कह रहा है कि पूरा यूपी पटना नहीं आ सकता, गलत ना, सिर्फ मथुरा नहीं आ सकता, बाकी तो आ सकता है। मतलब तीसरा गलत कह रहा है। तो क्या कहेंगे कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, मतलब कि बी आंसर। ओके, हाँ, अगर यही रहता कि कोई पैडल ग्लास नहीं है तो सही हो जाता, या कहता कि कोई ग्लास पैडल नहीं है तो सही हो जाता, लेकिन इस दोनों में अगर कोई नहीं लगा देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर में कथन और धारणाएं। कथन आपका ये रहा, कह रहा है कि एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्व को भी साझा कर सकते हैं। संवाद का मतलब ये मत समझिए कि जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत सिर्फ बोलने और सुनने को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बात संवाद का मतलब हुआ कि आपस में शेयर करने की, मतलब कि जंगल में या कहीं पर भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपस में संवाद करते हैं, का मतलब आपस में बहुत चीज शेयर करते हैं, पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं।
तो पहला अवधारणा कह रहा है कि पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, तो बिल्कुल सही, कथन भी आखिर वही कह रहा है, तो उस कथन से ये अवधारणा बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्या ये कंफर्म कर सकते हैं पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं कह सकते। कहने का मतलब केवल एक, ऑप्शन ए। बस भाव को समझना है कि कथन क्या कह रहा है और धारणा में क्या दिया हुआ है। धारणा में वही दिया हुआ है जो कथन समझाने की कोशिश कर रहा है। पहला को सही, दूसरा कह रहा है पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्या पृथ्वी के नीचे हर एक चीज जुड़ी हुई है? नहीं, सब अलग अलग, सबका नेचुरल चीजें अलग अलग है। ठीक है, जो नेचुरल फेनोमिना होता है वो सब कुछ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है और अलग अलग प्रोसेस वे में काम करता है वो। ठीक है, तो केवल एक। 18 नंबर कथन कह रहा है इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक। मतलब कि इन दिनों बढ़ती आबादी, आबादी बढ़ रहे हैं और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब जो कचरे को जो है सो जो अथी करता हो, डिस्पोज करता हो जो कचरे वगैरह को, उसी को कहते हैं अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक हो गया। मतलब कि उसका मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। पहला कह रहा है कि ना गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है, तो बिल्कुल सही। इसलिए तो वो बोल रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण चिंता में से एक है, मतलब कि वो हानि पहुंचा रही है। दूसरा, अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा, बिल्कुल सही। अगर हम लोग अगर जागरूक करें लोगों को, सोसाइटी वालों को, प्रबंधन को अगर करें तो उससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्या कहेंगे? दोनों ही निष्कर्ष, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन, दोनों ही निष्कर्ष आपका, सॉरी ए ना होगा, सॉरी ए नंबर आंसर चला जाएगा, ए। ठीक है, ए, दोनों ही निष्कर्ष पालन करते हैं। क्लियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ये बैंक से लिया हुआ चैप्टर है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो नहीं देना है, सिर्फ पता करना है कि इन दोनों में से कौन उत्तर दे सकता है। क्या कोई अकेले उत्तर दे सकता है या मिल करके उत्तर दे सकता है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है? कितनी है मतलब नहीं है, कौन आंसर दे सकता है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ के बन जाता है। बॉक्स में कुछ पीले, कुछ लाल और नीले रंग के पिरामिड है। तो पहले से तो पता नहीं चल पाया ना कि कुल कितने हैं। पहला सिर्फ ये बताया कि 3 कलर के पिरामिड हैं। कौन कौन से कलर के? तो पीले, लाल और नीले। लेकिन वो ये नहीं बताया कि टोटल कितने हैं। तो आप कहोगे कि सर एक पर्याप्त नहीं है। अब दूसरे को अकेले देखिए, बॉक्स में कह रहा है कि 6 पीले, 7 लाल रंग के पिरामिडों और कुछ नीले रंग के पिरामिड रखे गए हैं। बॉक्स में 6 पीले और 7 लाल रंग के पिरामिड और कुछ नीले रंग के पिरामिड। तो यहां क्या दे दिया है कि कुछ कुछ दे दिया है। तो दूसरा भी अकेला नहीं दे पाया। अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो भी नहीं, क्योंकि पहला कह रहा है कि चलो पीला, दोनों को अगर मिला देते हैं, अगर 1 और 2 को मिला दें तो पीला तो चलिए पता चल गया कि 6, लाल पता चल गया कि 7, लेकिन नीला के बारे में कुछ पता चला? नीला के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या कहेंगे कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि दोनों मिलकर के भी आंसर नहीं दे पाया। नीला के बारे में अगर देता तो हम कहते कि दोनों मिलकर के आंसर कर दिया। एक ने कलर बता दिया, दूसरे ने किस कलर में कितने बॉल है वो बता दिया, लेकिन दोनों को मिलाए तो भी आंसर नहीं मिल पाया। तो आंसर बी चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट। 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच एक्स वर्ष अधिकतम अंतर होता है। तो वैसे तो आपको पता है 4 वर्ष के अंतर पे क्या होता है, लीप वर्ष आता है, लेकिन अधिकतम अंतर अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? बी। सर इसको थोड़ा सा क्लोज कीजिए, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है। आपको पता होगा कि हर एक सेंचुरी ईयर, जैसे कि 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, हर कोई लीप नहीं होता। शताब्दी वर्ष लीप तब होता है, शताब्दी लीप तब होता है जब वो 400 से
कटे। याद रखिए, मान लो कि आप अगर लेते हो 1796, 1796 जो कि एक लीप है, ये लीप है। 96 के बाद 97, 98, 99 और फिर क्या आ गया 1800। क्या आ गया 1800। अब ये जो है सो क्या है, ये जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर है। तो बताइए 96 4 सालों के अंतर में क्या लीप वर्ष आया? अब ये कहां पे आ जाएगा 1801, 2, 3 और 4। तो ये जनरल हो गया, ये जनरल हो गया, ये जनरल हो गया, लेकिन ये लीप हुआ। तो बताइए कि यहां से अगर आप देखें तो कितने साल का अंतर हो गया? 1796 से लेकर के 1804। 1796 से 1804 कितने वर्ष का अंतर हो गया? तो अंतर हो गया 8 वर्ष का। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का। क्योंकि हर शताब्दी वर्ष लीप नहीं होता। हाँ, अगर 1600 आता तब 4 ही साल में आ जाता, लेकिन क्यों? क्योंकि 1600 तो 400 से कट जाता है। तो ये याद रखिएगा, शताब्दी वर्ष लीप तभी होगा जब वो 4 से नहीं बल्कि 400 से कटे। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि जो 4 से कट जाए वो लीप होता है, लेकिन शताब्दी वर्ष लीप तभी होगा क्योंकि हर एक शताब्दी वर्ष 4 से कटते हैं, लेकिन हर शताब्दी वर्ष लीप नहीं होता। जो 400 से कटेगा वही लीप होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे 2 पैटर्न का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ये और एक डायरेक्ट पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है या फिर निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है। क्लियर बच्चों? तो जो भी टेस्ट होंगे आपको, रीजनिंग का जो भी टेस्ट होगा, इसी तरह से 20 क्वेश्चन आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। दूसरे दिन जैसा मैंने अभी डिस्कशन कराया, ठीक है, डिस्कशन होगी, डिस्कशन थोड़ा और भी स्लो होता है, वो जो डिस्कशन होगा और भी स्लो, क्योंकि इसके बाद मैं पूछता हूं सभी बच्चों से कि कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप बताएं, ठीक है। और उसके बाद इन 20 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मिलेगा सॉल्यूशन किया हुआ, जो नेक्स्ट डे, आज डिस्कशन हुआ तो नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन जरूर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन से भी आप अपना सॉल्यूशन मिला सकते हैं। एवरीथिंग इस तरह से इतनी फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, आप उसका फायदा उठाइए, जिसको जो भी चीज जरूरत है। मैं बस एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि आप आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी डिग्निटी है पढ़ाई, स्टडी। तो आपको बस पढ़ाई से जुड़े रहना है, बाकी चीजें आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, संस्था पे छोड़ दो। आपकी रिजल्ट 100% हो, यही कामना करता हूं। चलिए फिर सभी को बाय। अभी थोड़ी देर के बाद जो भी बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जो टारगेट बैच आ रहा है उसके लिए मैं एक सेक्शन आप लोग को पढ़ाने वाला, जो कि कल कैलेंडर का पढ़ाया था, और आज अभी थोड़ी देर में मैं लाइव आऊंगा आप लोग के सामने में। थोड़ी देर में मैं लाइव आ रहा हूं, बहुत जल्द लाइव आ रहा हूं, ठीक है। उसमें आपको ब्लड रिलेशन का कोडेड जो मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, ठीक है, बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूं, बहुत जल्द मैं लाइव होने वाला हूं। तो आप लोग उसको भी लाइव करके आप लोग जुड़िए। चलिए फिर सभी को बाय।